वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन पढ़ा था। तो पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं कि फीमेल गैमीट या एग सेल के द्वारा बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। तो मैंने कल बताया था कि अनिषेक जनन ग्रीक वर्ड से बना है पार्थिनोज एंड जिनेसिस। तो पार्थिनोज मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे वर्जिन बोल सकते हैं। एंड जिनेसिस मीन्स ऑरिजिन या फॉर्मेशन। तो फीमेल गैमीट या एग सेल के द्वारा बिना निषेचन के अगर एम्ब्रियो का विकास होता है तो उसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस ग्रीक वर्ड से बना है पार्थिनोज एंड जिनेसिस। पार्थिनोज मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन या वर्जिन और जिनेसिस मीन ऑरिजिन। ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओवन नामक साइंटिस्ट ने पार्थेनोजेनेसिस का शब्द का उपयोग किया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि मेल गैमीट से फीमेल गैमीट के संयोजित हुए बिना ही अगर फीमेल गैमीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल से एग सेल का निर्माण होता है जिसमें अनिषेक जनन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही होता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये होगा कि मेल गैमीट से संयोजित हुए बिना ही फीमेल गैमीट या बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट अगर एम्ब्रियो का निर्माण करता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो सुओमेलेनिन नामक साइंटिस्ट ने अनिषेक जनन को 2 भागों में डिवाइड किया था। तो सुओमेलेनिन ने अनिषेक जनन को या पार्थेनोजेनेसिस को 2 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन से में? प्रजनन विधि के आधार पर फर्स्ट कौन सा है? बेस्ड ऑन ब्रीडिंग मेथड, और सेकंड था कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये बता दिया था कि सुओमेलेनिन ने पार्थेनोजेनेसिस को 2 भागों में डिवाइड किया था। किस आधार पर? प्रजनन विधि के आधार पर और कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा था। आकस्मिक अनिषेक जनन और सामान्य अनिषेक जनन। तो इसमें जो सामान्य निषेक जनन था या सामान्य अनिषेक जनन था, इसे भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। अवैकल्पिक व वैकल्पिक। और जो
विकल्पी टाइप का अनिषेक जनन था, इससे भी आगे जो अवैकल्पिक प्रकार का अनिषेक जनन था, इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया था, अचक्रीय व चक्रीय। फिर आता है आपके कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो कोशिकीय लक्षणों के आधार पर भी अनिषेक जनन को दो भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है जनन या हैप्लॉइड अनिषेक जनन, और सेकंड था कायिक अनिषेक जनन। तो कोशिकीय लक्षणों के आधार पर अनिषेक जनन को जननिक अनिषेक जनन या जनन अनिषेक जनन और कायिक अनिषेक जनन में डिवाइड किया था, और कायिक अनिषेक जनन को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया था। वो दो भाग कौन कौन से हैं? स्वतोजनिक या स्वतोजननिक अनिषेक जनन, स्पॉन्टेनियस पार्थेनोजेनेसिस, और सेकंड था एपोमिक्टिक या असंगजननिक अनिषेक जनन। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोसोमेलेनिन ने पार्थेनोजेनेसिस को मेनली दो भागों में डिवाइड किया था, प्रजनन विधि के आधार पर और कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो बेस्ड ऑन ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन विधि के आधार पर भी अनिषेक जनन को दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन सा था? आकस्मिक अनिषेक जनन, और दूसरा था सामान्य या जनरल पार्थेनोजेनेसिस। तो जो सडन पार्थेनोजेनेसिस था या आकस्मिक अनिषेक जनन था, उसमें क्या था कि एग सेल अचानक से ही अनिषेक जनन दर्शाती है, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एग सेल से अचानक ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। सडनली उसमें एग सेल में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो एम्ब्रियो बना लेती है, तो इसे आकस्मिक अनिषेक जनन कहते हैं। फिर आता है आपके सामान्य अनिषेक जनन। तो यह जनन की सामान्य प्रक्रिया है जो होती है। तो प्रजनन विधि के आधार पर सामान्य अनिषेक जनन की सामान्य प्रक्रिया होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? अवैकल्पिक व वैकल्पिक। तो अवैकल्पिक जनन की प्रक्रिया में अनिषेक जनन द्वारा ही पीढ़ियों का निर्माण होता है, या मैं यूँ कहूँ कि पीढ़ी का निर्माण ही अनिषेक जनन द्वारा होता है। तो अचक्रीय या सतत प्रकार के अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें एग सेल द्वारा ही, या मैं यूँ कहूँ कि अनिषेक जनन द्वारा ही एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या अनिषेक जनन द्वारा ही पीढ़ी का निर्माण होता है। जबकि इसमें जो चक्रीय प्रकार है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अनिषेक जनन पीढ़ी और उभयलिंगी पीढ़ी दोनों एकांतर क्रम में चलती है। तो इसको दोबारा से समझेंगे। सामान्य अनिषेक जनन वह जनन होता है जिसके अंतर्गत सामान्य अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है। इस सामान्य अनिषेक जनन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, अवैकल्पिक और विकल्पी अनिषेक जनन। तो जो अवैकल्पिक अनिषेक जनन था उसमें एम्ब्रियो का निर्माण एग सेल से ही होता है, और
मीन्स इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसमें जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा वो सिर्फ एग सेल से ही होता है। तो इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया था, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय अनिषेक जनन में क्या होता है कि इसमें जो पीडी का निर्माण होता है या एग सेल से जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो अनिषेक जनन द्वारा ही होता है। लेकिन जो चक्रीय प्रकार का अनिषेक जनन होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनिषेक जनन पीडी और उभयलिंगी पीडी एकांतर क्रम में चलती है। कैसे कि एक तो इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग द्वारा, या मैं यूँ कहूँ कि एक तो इसमें एग सेल द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होगा और दूसरी बार में जब इसमें जनन होगा तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसमें जनन होगा। तो ये चक्र में चलती है, मीन्स एकांतर क्रम में चलती है कि एक बार इसमें अनिषेक जनन होगा और एक बार में उसमें उभयलिंगी पीडी आएगी। उभयलिंगी पीडी मीन्स उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होगा और इसमें सिर्फ एग सेल के द्वारा ही अनिषेक जनन होता है और पीडी अनिषेक जनन द्वारा ही बनती है। और इसमें एकांतर क्रम में अनिषेक जनन वाली पीडी और अनिषेक जनन वाली पीडी और उभयलिंगी पीडी एक साथ एकांतर क्रम में चलती रहती है। फिर आता है विकल्पी अनिषेक जनन। विकल्पी अनिषेक जनन में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एंड नॉन फर्टिलाइज्ड एग सेल से, मीन्स दोनों टाइप से ही इसमें अनिषेक जनन होता है। तो सामान्य अनिषेक जनन की चक्रीय प्रकार में क्या होता है, सामान्य अनिषेक जनन के विकल्पी या फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो का निर्माण निषेचित व अनिषेचित एग सेल या फर्टिलाइज्ड या नॉन फर्टिलाइज्ड एग सेल दोनों से ही हो सकता है। कि जनरली तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है किसी कारणवश, अगर वैसे तो होगा दोनों तरह से, लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें नॉन फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइज्ड एग से भी एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। इट मीन्स इसमें दोनों टाइप से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर आते हैं आपके पार्थिनोजेनेसिस के सेकेंड टाइप कोशिकीय लक्षणों के आधार पर या बेस्ड ऑन सेलुलर फीचर्स। तो इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जननिक या हैप्लॉइड अनिषेक जनन या कायिक अनिषेक जनन। तो जो जनरेटिव हैप्लॉइड या जनरेटिव और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होता है, मीन्स टाइप ये है ना। तो जननिक अनिषेक जनन में क्या होगा कि इसमें एग सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने से उसमें बनते हैं हैप्लॉइड्स, और ये हैप्लॉइड्स आगे हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण करते हैं। तो कोशिकीय लक्षणों के आधार पर अनिषेक जनन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से जननिक अनिषेक जनन में क्या होता है कि एग सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड्स बनते हैं या अगुणित युग्मक बनते हैं, और ये अगुणित आगे जाके अगुणित पादपों का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं आपके टाइप 2 पे। तो इसमें बनने वाले प्लांट या एम्ब्रियो डिप्लॉइड होते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें तो हैप्लॉइड प्लांट्स बने क्योंकि जनरेटिव सेल थी, और इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लॉइड प्लांट का निर्माण होता है या डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो कायिक अनिषेक जनन में द्विगुणित या डिप्लॉइड एम्ब्रियो एवं प्लांट का निर्माण होता है। इसे भी दो भागों में
विभक्त किया गया है। कौन कौन से? स्वतोजननिक, जननिक, स्पॉन्टेनियस और असंगजननिक या एपोमिक्टिक। तो जो कायिक अनिषेक जनन का टाइप 1 है स्वतोजननिक अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है कि जो एग सेल होती है, एग सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने से उसमें हैप्लॉइड्स बनते हैं और दो हैप्लॉइड्स के फ्यूज होने से डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो कायिक अनिषेक जनन के टाइप 1 स्वतोजननिक अनिषेक जनन में क्या होता है कि एग सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले जो हैप्लॉइड्स हैं वो हैप्लॉइड्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं या एक दूसरे से संलित हो जाते हैं और डिप्लॉइड स्टेज बना लेते हैं और इससे डिप्लॉइड या द्विगुणित भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। और जो कायिक अनिषेक जनन का टाइप 2 है असंगजननिक, इसमें क्या होता है कि जो एग सेल होती है उस एग सेल में मियोसिस नहीं होता है और उससे सीधे ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि पार्थिनोजेनेसिस को सुओमेलेनिन ने 2 भागों में डिवाइड किया, प्रजनन विधि के आधार पर और कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया, आकस्मिक और सामान्य। तो आकस्मिक प्रकार में क्या होता है कि एम्ब्रियो का निर्माण डायरेक्ट ही एग सेल में कुछ परिवर्तन होने से हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि एग सेल में अचानक ही कुछ परिवर्तन होते हैं और वो एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। जबकि सामान्य अनिषेक जनन में क्या होता है कि इसमें जनन की यह सामान्य विधि होती है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, अवैकल्पिक और विकल्पी। अवैकल्पिक में अनिषेक जनन पीढ़ी ही बनती है, किससे? अनफर्टिलाइज्ड एग से अनिषेक जनन पीढ़ी ही चलती है। मीन्स एग से जब एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो अनिषेक जनन की पीढ़ी ही बनेगी और इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया था, चक्रीय या अचक्रीय। तो जो अचक्रीय प्रकार है उसमें क्या होता है कि अनिषेक जनन के द्वारा एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है या इसमें अनिषेक जनन पीढ़ी ही चलती है। और चक्रीय टाइप में क्या होता है कि इसमें अनिषेक जनन पीढ़ी एवं उभयलिंगी पीढ़ी दोनों एकांतर क्रम में चलती है। मीन्स इसके पास में विकल्प है कि या तो इसमें अनिषेक जनन वाली पीढ़ी चलेगी और एकांतर क्रम में उसके बाद में उभयलिंगी पीढ़ी चलेगी। मीन्स इसमें एकांतर क्रम में चलते रहते हैं और ये चक्रीय अवस्था चलती रहती है। जबकि सतत में क्या होता है, सिर्फ इसमें अनिषेक जनन से बनी पीढ़ी ही चलती रहती है या इसमें अनिषेक जनन ही होता है और इसमें अनिषेक जनन और उभयलिंगी पीढ़ी एकांतर क्रम में चलती रहती है। फिर इसका टाइप 2 है विकल्पी। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो निषेचित या अनिषेचित एग सेल के द्वारा होता है। फिर आते हैं आपके टाइप 2 कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो कोशिकीय लक्षणों के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जननिक या हैप्लॉइड अनिषेक जनन और इसे बोलते हैं कायिक अनिषेक जनन। तो इसका जो टाइप 1 है जननिक अनिषेक जनन, तो इसमें क्या होता है कि एग सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले हैप्लॉइड से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है या आगे जाके हैप्लॉइड प्लांट्स का निर्माण होता है। जबकि जो कायिक अनिषेक जनन है इसमें हमेशा ही डिप्लॉइड प्लांट्स एवं एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो इसे भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, स्वतोजननिक व असंगजननिक। तो जो स्वतोजननिक टाइप है इसमें एग सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस से हैप्लॉइड्स बनते हैं। तो अगर 2 हैप्लॉइड्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके डिप्लॉइड का निर्माण करेंगे और इससे बनने वाला
एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा, जबकि जो असंग जननिक है उसमें एग सेल में मियोसिस नहीं होता है, और मियोसिस नहीं होगा तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण ही होगा। और इस तरह आपके पार्थिनोजेनेसिस को डिवाइड किया गया है। फिर आता है आपके दूसरा टॉपिक, इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस या प्रेरित अनिषेक जनन। तो इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें एग सेल को विभिन्न प्रकार के रासायनिक ट्रीटमेंट देकर या रासायनिक प्रभाव डालकर एग सेल को उद्दीपित करते हैं। तो इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या ट्रीटमेंट देकर एग सेल को स्टिमुलेट करते हैं या उद्दीपित करते हैं। तो प्रेरित अनिषेक जनन में क्या होगा कि प्रेरित अनिषेक जनन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या विभिन्न प्रकार के रासायनिक ट्रीटमेंट देकर एग सेल को उद्दीपित किया जाता है, और उद्दीपन के पश्चात वह एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो उसमें नॉर्मली अनिषेक जनन हो रहा था, और प्रेरित अनिषेक जनन में क्या होता है कि उसे रासायनिक पदार्थ देंगे या रासायनिक ट्रीटमेंट देके उस एग सेल को उद्दीपित करते हैं, जिससे कि वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो इसका सर्वप्रथम उपयोग ब्लैक सेली ने किया था, और इसने इसका प्रयोग किस पे किया था? धतूरे पे, और धतूरे पे करके इसने धतूरे के हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किए थे। तो इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ब्लैक सेली ने, और ब्लैक सेली ने कौन से प्लांट पे किया था? धतूरे पे। तो इसने धतूरे के प्लांट पे सबसे पहले इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी का एक्सपेरिमेंट किया या उसे केमिकल ट्रीटमेंट दिया, जिससे धतूरे के प्लांट से हैप्लॉइड या अगुणित पादप प्राप्त हुए थे। और अनिषेक जनन की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रेरित अनिषेक जनन या इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस के कुछ विशेषताएं होती है कि जो पुष्पीय शाखाएं होती हैं, इन पुष्पीय शाखाओं को एक्स रेज देकर या एक्स रे ट्रीटमेंट देकर या कम या ज़्यादा तापमान देकर इसमें हैप्लॉइड्स के निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि जो पुष्पीय शाखाएं होते हैं जिन पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, इन्हें एक्सरे ट्रीटमेंट देकर या कम या ज़्यादा तापमान देकर उसमें एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण करवा सकते हैं, या मैं कहूँ कि एग सेल से हैप्लॉइड्स का निर्माण करा सकते हैं, अगुणित पादपों का निर्माण करा सकते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स को एक्सरे ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्सरे ट्रीटमेंट से क्या होता है कि उसमें हैप्लॉइड्स प्लांट बन जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स को पोलिनेशन से पहले एक्सरे ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे वो पोलिनेशन करते हैं, तब उनमें हैप्लॉइड्स का निर्माण होता है। या
अगुणित एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुष्पीय शाखाएं होंगी उसे एक्सरे ट्रीटमेंट देंगे या उसे कम या ज़्यादा तापमान देंगे, जिससे उसमें बनने वाले एम्ब्रियो हैप्लॉइड्स होंगे या हैप्लॉइड्स प्लांट का निर्माण होगा। दूसरा क्या है, पोलन ग्रेन्स को एक्सरे ट्रीटमेंट देते हैं और फिर इसका पोलिनेशन करवाते हैं तो हैप्लॉइड्स प्लांट ही प्राप्त होंगे। उसके अलावा क्या होता है कि अगर पोलिनेशन की प्रोसेस लेट करवाएं या पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाने से पहले उसे लेट डिले कर दे, या मैं यूँ कहूँ कि पोलिनेशन की क्रिया लेट करवाएं, उससे भी हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण होगा या हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और जो पुष्पीय शाखाओं में एक्सरे ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी सहायता से ट्रिटिकम मोनोकोकम जो गेहूं की स्पीसीज है वो प्राप्त की गई थी। इसमें हैप्लॉइड्स प्लांट प्राप्त किए गए थे और इसके कुछ महत्व है, मीन्स पार्थेनोजेनेसिस के कुछ महत्व है। देखो, इसकी सहायता से लाभदायक गुणों को अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर अनिषेक जनन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या होगा कि इसमें किसी प्लांट के लाभदायक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं या अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड, इसका क्या फ़ायदा होगा कि अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस से बनने वाले प्लांट्स मोस्टली फीमेल प्लांट्स होते हैं या फीमेल प्लांट्स ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मेल का फ्यूजन तो हुआ ही नहीं है, ओनली एग सेल है और एग सेल फीमेल गैमेट होती है। तो इससे प्राप्त होने वाले प्लांट फीमेल प्लांट प्राप्त होते हैं और हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इससे बनने वाले प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत ही कम होती है, जिससे एक ग्रोविंग सीजन में कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।